नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई औरत ठेले के पीछे खड़ी हो और सामने खड़ा एक दरोगा वर्दी के घमंड में सब्जी उठाकर चला जाए, तो वो औरत क्या करेगी? क्या वो डर जाएगी? क्या वो चुप रह जाएगी? या फिर वही औरत धीरे से उसकी कलाई पकड़कर कहे, मैं आईपीएस हूं और अब ये मंडी तुम्हारी नहीं रही। आज की कहानी किसी तामझाम की नहीं है, ना ही किसी नारे या आंदोलन की है। ये कहानी है एक सादी सलवार में आई एक लड़की की, जो वर्दी पहनकर नहीं, वर्दी उतार कर आई थी, जिसने ठेले की रखवाली करते करते एक पूरे पुलिस नेटवर्क का चेहरा खोल दिया, जिसने एक थप्पड़ खाकर बदला नहीं लिया, बल्कि वही थप्पड़ पूरे सिस्टम के गाल पर जड़ दिया। इस कहानी में ना कोई गोली चलती है, ना कोई चिल्लाहट होती है, बस होती है एक खामोश क्रांति, जहां एक अकेली आईपीएस अफसर सब्जी वालों के साथ खड़ी होकर उनकी इज्जत की लड़ाई लड़ती है। जहां लोग कहते हैं वो तो बस एक औरत थी, लेकिन वही औरत साबित करती है कि चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है अगर सही वक्त पर बोली जाए। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो उस सवाल का जवाब है जो सालों से इस मंडी की दीवारों में दबा था। कब कोई हमारी भी सुनेगा? और जब सुना तो फिर इतिहास बना। सुबह का वक्त था, लेकिन शहर की हवा में अजीब सी घुटन थी। पत्तों पर ओस नहीं, बल्कि हल्की गर्द जमी थी, और आसमान पर ना बादल थे, ना ही सूरज की कोई गर्माहट। हर तरफ जैसे कुछ ठहरा हुआ था, जैसे किसी अनदेखी घटना की तैयारी हो रही हो। घंटाघर के पास बनी उस पुरानी गलियों वाली सब्जी मंडी में हलचल जरूर थी, पर वो भी डर और लाचारी से भरी हुई। कच्चे फर्श पर बिछे टाट के टुकड़ों पर सब्जियां सजी थीं, लेकिन उनमें वो चमक नहीं थी जो आम दिनों में दिखती थी। ठेले वाले धीरे धीरे अपना सामान जमा रहे थे, लेकिन आंखों में चुप्पी और माथे पर चिंता थी। कोई किसी से नजर मिलाने से बच रहा था। कुछ तो था वहां जो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। इसी मंडी से करीब 3 किलोमीटर दूर एक छोटी सी सरकारी क्वार्टर में एक लड़की तैयार हो रही थी। साधारण हरे रंग का सलवार सूट, हाथ में पुरानी कलाई घड़ी, पैरों में सादे सैंडल। बालों को हल्के से बांधकर उसने अपने चेहरे को आईने में देखा। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक झलक थी जो किसी आम लड़की की नहीं हो सकती थी। उसने एक आखिरी बार अपने पिता की तस्वीर को देखा, जो कमरे की दीवार पर टंगी थी। वो तस्वीर धुंधली हो चली थी, लेकिन उसमें मौजूद मुस्कुराहट अब भी वैसी ही थी, विश्वास दिलाने वाली, रास्ता दिखाने वाली। उसने बुदबुदाते हुए कहा, पापा, आज मैं वही करने जा रही हूं जो आपने सिखाया था। आपने कहा था, भारत कागजों में नहीं, गलियों में बसता है। आज उस भारत से मिलने जा रही हूं। नाम था काव्या सिंह, उम्र 22-23 के आसपास। हाल ही में उसने जिले की कमान संभाली थी, लेकिन उसने वर्दी पहनने की बजाय आज सलवार सूट पहना था। कोई लाल बत्ती नहीं, कोई सरकारी गाड़ी नहीं, ना ही अंगरक्षक। उसने अपनी पुरानी स्कूटी निकाली, वही जो उसने दिल्ली के दिनों में इस्तेमाल की थी। उसे चलाने की आदत तो थी ही, लेकिन आज उसे चलाते वक्त उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। क्या वो जो करने जा रही है वो सही है? क्या वो अकेले इस पूरे सिस्टम के सामने खड़ी हो सकेगी? लेकिन फिर पापा की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, अगर डर लगे तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। स्कूटी पर सवार होकर वो सीधे उसी पुरानी सब्जी मंडी की ओर निकली, जहां से पिछले कुछ हफ्तों से अजीब रिपोर्टें आ रही थीं। वसूली, धमकी, मारपीट और सबसे डरावनी बात, सन्नाटा। किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, कोई एफआईआर नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन हर हफ्ते एक नया चेहरा बाजार से गायब हो जाता था। कोई महिला ठेला लगाना छोड़ देती थी, कोई बुजुर्ग सब्जी बेचने से मना कर देता था। सब्जियों की चमक तो थी, लेकिन दुकानदारों के चेहरों से रौनक गायब थी। काव्या को इस सन्नाटे की आवाज सुनाई दे रही थी। मंडी के पास पहुंचते ही उसने स्कूटी एक कोने में खड़ी कर दी, जहां कोई खास ध्यान न दे। चेहरे पर हल्का सा पसीना था, लेकिन आंखें स्थिर। वो बाजार के अंदर आई तो सबसे पहले उसे सब्जियों की नहीं, इंसानों की हालत पर ध्यान गया। एक कोने में बैठा एक बूढ़ा सब्जी वाला अपनी चादर को बार बार ठीक कर रहा था, मानो वो उसकी इकलौती ढाल हो। एक महिला अपने ठेले पर बैठे 3 साल के बच्चे को बार बार थपकियां दे रही थी, जो बार बार रो उठता था
और उसी बीच एक आवाज आई, बिटिया, जरा मेरा ठेला देख लेगी? मुझे लघु शंका लगी है, जल्दी आ जाऊंगी। काव्या चौंकी नहीं। उसने तुरंत सिर हिलाया और ठेले के पीछे खड़ी हो गई। ठेला किसी साधारण विधवा महिला का था। नाम था शांति देवी। ठेले पर ताजे टमाटर, पालक की गड्डियां, भिंडी और कुछ लौकी रखी थीं। सब्जियां ताजी थीं, लेकिन सही तरीके से सजी नहीं थीं। काव्या ने उन्हें धीरे धीरे ठीक किया, अपने अंदाज में जमाया, जैसा उसने कॉलेज के समय में हॉस्टल की कैंटीन में देखा था। कुछ ही देर में एक दो ग्राहक आए। उसने बड़े शांति से उन्हें सब्जी तौली, पैसे लिए और मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे वातावरण को जड़ कर दिया। एक सफेद स्कॉर्पियो मंडी के मुहाने पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से निकला एक हट्टा कट्टा, खाकी पैंट पहने आदमी। गले में सोने की चेन, आंखों में धौंस और चाल में बेहयाई। उसके साथ दो अन्य युवक थे, जिनकी चाल देखकर ही समझ आ जाता था कि वे किसी इशारे पर चलते हैं। वो सीधे शांति देवी के ठेले पर आया। बिना कुछ कहे 2 किलो टमाटर उठाया, 3 लौकी और भिंडी अपने झोले में डाली। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वापस जाने लगा। काव्या ने ठेले के पीछे से आवाज लगाई, साहब, पैसे तो दीजिए। रुका। पूरे बदन में जैसे झटका लगा हो। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। आंखें लाल हो गईं। क्या कहा तूने? उसने गुस्से में पूछा। ये महिला का ठेला है, आपने सब्जी ली है तो पैसे दीजिए, यही नियम है, काव्या ने बिना डर के कहा। वो हंसा, लेकिन वो हंसी डरावनी थी, जैसे किसी शिकारी की। और तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तेरा क्या लगता है ये ठेला? भीड़ अब थम गई थी। आसपास के दुकानदार, ग्राहक सब चुपचाप देखने लगे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। वो आदमी, जिसका नाम भीम सिंह था, दरोगा था और मंडी का खुद को मालिक समझता था। तू ज्यादा बोल रही है, उसने गुस्से में कहा और अचानक एक थप्पड़ मार दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। एक लड़की जिसे कोई नहीं जानता था, उसे सबके सामने मारा गया। पर वो लड़की गिरी नहीं, डरी नहीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सीधा भीम सिंह की आंखों में देखा। फिर धीरे से अपना हाथ उठाया, उसके कलाई को इस्पात जैसी पकड़ में लिया। भीम सिंह चौंक गया। उसके जैसे ताकतवर आदमी को पहली बार किसी ने इतना कसकर पकड़ा था। काव्या ने अपने कुर्ते की जेब से एक कार्ड निकाला और धीमे से उसके सामने लहराया। मैं हूं आईपीएस काव्या सिंह, इस जिले की नई पुलिस अधीक्षक। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम गया। भीम सिंह की आंखों से गुरूर गायब हो गया। आसपास खड़े लोगों की आंखों में चौंकने की चमक थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, आईपीएस? काव्या की आंखें अब और तेज थीं। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। चेहरे पर ना डर, ना गुस्सा, सिर्फ दृढ़ता। उसी वक्त दो सादी वर्दी में खड़े सुरक्षाकर्मी, जो दूर से सब देख रहे थे, पास आ गए। उन्होंने बिना किसी आदेश का इंतजार किए भीम सिंह को मजबूती से पकड़ लिया। वह कांपने लगा। मैडम, मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, पता नहीं था, काव्या ने शांत स्वर में कहा। यह सिर्फ एक थप्पड़ का मामला नहीं है। यह उस डर का मामला है जिसे तुमने सालों से इस मंडी पर थोप रखा है। अब यह डर टूटेगा। एक एक करके सब कुछ उजागर होगा। भीड़ अब बोलने लगी थी। कोई कह रहा था, यह तो कमाल कर दिया। कोई तालियां बजा रहा था। लेकिन मंडी की असली गूंज अभी बाकी थी। काव्या ने फोन निकाला। कमिश्नर साहब, एक भ्रष्ट दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा गया है। सस्पेंशन तुरंत होना चाहिए। और हां, आज से मंडी की हर गतिविधि मेरी निगरानी में होगी। भीम सिंह को ले जाया गया। लेकिन जाते जाते उसने एक नजर बाजार पर डाली, और वो नजरों में साफ दिखाई दे रहा था, डर नहीं गया था। वो अब साजिश बन रहा था। काव्या जानती थी, असली मोर्चा तो अब खुलने वाला था। भीड़ तो जैसे पल भर को सुन्न ही हो गई थी। लेकिन जैसे ही काव्या ने दरोगा भीम सिंह की कलाई को थामकर उसकी अकड़ को चकनाचूर किया और सामने रखे सरकारी पहचान पत्र को हवा में दिखाया, वैसे ही लोगों की आंखों में अचंभा और अंदर से दबी पड़ी एक हूक एक साथ जाग उठी। आईपीएस? भीड़ में खड़े एक अधेड़ दुकानदार ने जैसे अपने आप से पूछा। उस एक शब्द ने पूरे बाजार में बर्फ सी सर्दी और बिजली सी गड़गड़ाहट एक साथ फैला दी। वर्षों से जो लोग वर्दी से डरते आए थे, आज पहली बार वर्दी ने उनके लिए आवाज उठाई थी
वो भी बिना वर्दी के। दरोगा भीम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया था। माथे पर पसीने की बूंदें तो थीं ही, लेकिन हाथ अब कांपने लगे थे। उसके होश फाख्ता थे। उसने जिसे एक आम औरत समझकर थप्पड़ मारा था, वह दरअसल इस जिले की सबसे ऊंची पुलिस अधिकारी थी। वो अब उसके सामने खड़ी थी, बिना चीखे, बिना डरे, लेकिन आंखों में वो फैसला लिए जो किसी भी अपराधी को नंगा कर देता है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दो सादी वर्दी में तैनात जवान आगे आए और भीम सिंह को कंधे से पकड़ लिया। भीम ने एक बार छूटने की कोशिश की, लेकिन तभी काव्या ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, एक कदम भी हिला तो तुझे सिर्फ निलंबन नहीं, सलाखों के पीछे भेज दूंगी, और इस बार कोई तेरा बचाव नहीं करेगा। पास खड़ा एक ठेले वाला धीरे से बुदबुदाया, आज पहली बार लगा किसी ने हमारी तरफ देखा। काव्या ने अपने मोबाइल से कमिश्नर को कॉल लगाया। आवाज सधी हुई थी, लेकिन हर शब्द में कानून का वजन था। सर, सब्जी मंडी में भ्रष्टाचार का एक बड़ा चेहरा सामने आया है। दरोगा भीम सिंह को रंगे हाथ वसूली और महिला के साथ अभद्रता करते पकड़ा गया है। मैंने तत्काल कार्रवाई की है। कृपया लिखित सस्पेंशन ऑर्डर जल्द भिजवाएं और मंडी क्षेत्र में विशेष निगरानी दल तैनात किया जाए। कमिश्नर की आवाज भी सुनाई दी। वेरी गुड वर्क काव्या, बहुत बढ़िया काम किया है। हम तुरंत स्पेशल टीम भेज रहे हैं। फोन कटते ही काव्या ने सादी वर्दी में आए अपने स्टाफ से कहा, भीम सिंह को सीधे मुख्यालय ले जाओ, और ध्यान रखना कहीं कोई फोन कॉल, कोई संदेश वह किसी को ना भेज पाए। ये अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा एक जाल है। मुझे वो जाल चाहिए। भीड़ अब चारों तरफ से उमड़ आई थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ बस चुपचाप ताक रहे थे। शांति देवी, जिनके ठेले से यह शुरुआत हुई थी, डरते डरते आगे आईं। कांपती आवाज में बोलीं, बिटिया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू अफसर है। तूने तो मेरी लाज बचा ली। काव्या ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं अफसर बाद में हूं मां, पहले आपकी बेटी हूं। और ये जो मंडी है ना, ये सिर्फ सब्जी बेचने की जगह नहीं, यह आपकी मेहनत, आपकी इज्जत का मैदान है। अब कोई यहां आपकी मेहनत को लूट नहीं सकता। शांति देवी की आंखें भर आईं। पहली बार उन्हें किसी अफसर के सामने झुकना नहीं पड़ा। पहली बार किसी अफसर ने उन्हें बेटी कहकर बुलाया था। लेकिन जैसे ही भीड़ में एक उम्मीद जगी, उसी भीड़ के एक कोने में एक परछाई भी हिली। इंस्पेक्टर राठौड़ का खास आदमी, जो सब कुछ दूर से देख रहा था, चुपचाप अपने मोबाइल पर एक संदेश भेजता है। घोड़ा थाने में नहीं, मंडी में आया था। पहचान खुल गई। सारा खेल बिगड़ रहा है। काव्या को इन सब का आभास था। उसे पता था, आज का थप्पड़ सिर्फ एक दरोगा की गाल पर नहीं पड़ा था, यह पूरे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था। और सिस्टम ऐसे थप्पड़ों को चुपचाप नहीं सहता। पलटवार निश्चित था। उसी शाम जब वह अपने क्वार्टर लौटी, तो दरवाजे पर एक कांस्टेबल खड़ा मिला। उसने एक लिफाफा दिया। अंदर सस्पेंशन ऑर्डर था, जिसमें लिखा था कि भीम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा रही है। काव्या ने लिफाफा बंद कर दिया और गहरी सांस ली। पहला मोर्चा पूरा हुआ। अब असली जंग शुरू होती है। लेकिन जंग अकेले जीतनी आसान नहीं होती। रात के समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। उसने कॉल उठाया, पर दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा। 3 सेकंड बाद एक आवाज आई, तुम्हारा ये हीरोपंती का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मंडी हमारी थी, है और रहेगी। भूल मत, तुम्हारी वर्दी तुझे नहीं बचा सकती। काव्या ने बिना घबराए जवाब दिया, और तुम ये मत भूलो, मैं वर्दी से पहले एक बेटी हूं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे हर अड्डे को उजाड़ कर रख दूंगी। एक एक गली को साफ करूंगी, और जहां डर दिखा वहां उम्मीद बो दूंगी। फोन कट गया, लेकिन धमकी काम कर रही थी। अगली सुबह मंडी की हालत बदली हुई थी। शांति देवी का ठेला पूरी तरह पलट दिया गया था। सब्जियां सड़कों पर बिखरी थीं। एक दुकान के सामने दीवार पर लाल रंग से लिखा गया था, गवाही दी तो बेटा स्कूल से उठ जाएगा। लोग अब डरने लगे थे। जिनकी आंखों में कल उम्मीद थी, आज फिर वहीं डर लौट आया था। जिन हाथों ने तालियां बजाई थीं, अब वही कांप रहे थे। काव्या ने मंडी जाकर देखा, एक भयावह खामोशी पसरी हुई थी। लोग अब उससे आंखें चुराने लगे थे।
उसने कुछ दुकानदारों से बयान लेने की कोशिश की, लेकिन सबका एक ही जवाब था, हमें कुछ नहीं पता मैडम, हमने कुछ नहीं देखा। शांति देवी भी पीछे हटने लगी थीं। जब काव्या उनके पास पहुंची तो उन्होंने आंखें नीची कर लीं। बिटिया, मैं तो कह रही थी, तू बड़ी अफसर है, तुझे क्यों मुसीबत मोल लेनी? काव्या का चेहरा कठोर हो गया। अगर सब डरते रहेंगे तो बदलाव कैसे आएगा मां? आप ही बताइए। जो इंसाफ नहीं चाहता वो इंसान कहलाने लायक है क्या? शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। हम तो रोज की रोटी के लिए लड़ते हैं बिटिया, ये लड़ाई बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं। काव्या अंदर से बिखरने लगी थी, लेकिन वो जानती थी यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं था। डर को सिर्फ कानून से नहीं, भरोसे से हराया जा सकता है। उसे अब अकेले नहीं लड़ना था, लोगों को साथ लाना था। रात को उसने अपने ऑफिस में अपने वरिष्ठ सहयोगियों को बुलाया, एक खाका बनाया। प्लान सीधा था, अब हमला खुले मैदान में होगा, लेकिन शांति से नहीं, रणनीति से। इन लोगों को कानून की ताकत नहीं, इंसान की उम्मीद से जोड़ना होगा। काव्या की योजना तैयार थी। अगली सुबह एक मंच लगेगा, वही बाजार के बीचों बीच। एक माइक होगा, कैमरे होंगे, पत्रकार होंगे, लेकिन भाषण नहीं होगा। वहां सिर्फ एक अपील होगी, डर के खिलाफ, हिम्मत के लिए। और फिर जो हुआ वो एक नई सुबह की शुरुआत थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें शहर की पुरानी दीवारों पर पड़ीं, तो मंडी की जमीन पर एक बदलाव की आहट महसूस की जा सकती थी। हालांकि दुकानों पर ताले अब भी जड़े हुए थे और ठेले वालों की आंखों में डर अब भी ताजा था, लेकिन उस डर के भीतर एक नमी भी थी, उम्मीद की नमी। वहीं मंडी के बीचों बीच नगर निगम के एक पुराने चबूतरे पर सादी कुर्सियां लगाई जा रही थीं। एक छोटा सा माइक स्टैंड, एक स्पीकर और एक कैमरा जो नगर पालिका के किसी पुराने रिकॉर्डिंग दस्ते का था। यह सब किसी चुनावी भाषण के लिए नहीं, बल्कि एक चुप्पी को तोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। आईपीएस काव्या सिंह अपनी स्कूटी पर नहीं, बल्कि आज अपनी सरकारी जीप में आई थी। लेकिन आज भी उसने वर्दी नहीं पहनी थी, वह अब भी सलवार सूट में थी, पर इस बार उसका चेहरा और भी सख्त और आंखें और भी गहरी थीं। उसके साथ उसके विभाग के 2 ट्रांसपेरेंट ईमानदार अधिकारी थे, जो जानते थे कि जो हो रहा है वह रूटीन जांच नहीं, एक क्रांति की शुरुआत है। काव्या ने माइक उठाया, लेकिन न तो कोई भाषण लिखा था, न ही कोई विशेष बयान तैयार था। उसने भीड़ की तरफ देखा। बहुत लोग आए नहीं थे, कुछ महिलाएं, कुछ ठेले वाले, और बाकी सब जो आए थे वो या तो दबाव में थे या संदेह में। काव्या ने धीमे स्वर में बोला, लेकिन शब्दों में पत्थर जैसी ताकत थी, मैं यहां आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, न ही कोई भाषण देने आई हूं। मैं यहां आपसे हिम्मत मांगने आई हूं। पिछले कई सालों से इस मंडी पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वे लोग जो खुद को पुलिस कहते हैं, लेकिन काम गुंडों जैसा करते हैं। मैं जानती हूं, आप में से कई लोगों को धमकी मिली है, किसी के ठेले तोड़े गए, किसी के बच्चों को डराया गया। लेकिन अगर आज भी आप चुप रहे तो ये डर कभी नहीं जाएगा, और अगर आप खड़े हो गए तो ये मंडी आपकी हो जाएगी, आपकी मेहनत की, आपकी इज्जत की। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। तभी शांति देवी धीरे धीरे भीड़ से निकलीं। उनका चेहरा कांप रहा था, लेकिन आंखों में संकल्प था। उन्होंने कांपते हाथों से माइक थामा और कहा, मैं गवाही दूंगी। मैंने देखा था, भीम सिंह ने मेरी सब्जी उठाई थी, पैसे नहीं दिए थे, और उस लड़की को मारा था, जो अब हमारी मैडम है। हां, मैं डर गई थी, लेकिन अब डरना नहीं चाहती। भीड़ में हलचल हुई। फिर धीरे धीरे एक सब्जी वाले ने आगे बढ़कर कहा, मुझे भी धमकी दी गई थी, मेरी दुकान रात में जलाई गई, लेकिन अब मैं भी बोलूंगा। फिर एक और, फिर एक और। डर का बांध टूटने लगा। पुलिस वालों की आंखों में भी अब हरकत थी, क्योंकि उन्हें अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक महिला अफसर नहीं, एक जन आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी। शाम तक मंडी से कुल 18 लोगों के बयान लिए जा चुके थे। इनमें से 5 महिलाएं थीं और 2 बुजुर्ग जो अब तक चुप थे, लेकिन अब बोलने लगे थे। काव्या ने हर एक बयान को रिकॉर्ड करवाया, सबूत इकट्ठा किए और रात को सीधा मुख्यालय पहुंची। कमिश्नर ऑफिस में बैठकर उसने फाइल रखी। ये 18 गवाहों के बयान हैं। दरोगा भीम सिंह पर अब सिर्फ मारपीट का नहीं, बल्कि संगठित वसूली, धमकी और महिला उत्पीड़न का मुकदमा बनता है।
और इससे भी बड़ी बात, इसके पीछे इंस्पेक्टर राठौड़ है। उस पर सीधा जांच बैठनी चाहिए। कमिश्नर ने फाइल पलटी। माथे पर तनाव था। राठौड़, वो बड़ा आदमी है, ऊपर तक रसूख है उसका। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, अगर कानून रसूख देखकर झुके तो उसे कानून कहना बंद कर दीजिए। मेरे पास इसके खिलाफ ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सबूत हैं, रजिस्टर हैं जिनमें हर हफ्ते की वसूली की रसीदें दर्ज हैं। मेरे पास गवाह हैं जो मरने को तैयार हैं, लेकिन अब झुकने को नहीं। कमिश्नर ने सिर हिलाया। ठीक है, जांच होगी और पूरी होगी। अगले ही दिन भीम सिंह को सख्त धाराओं में जेल भेजा गया। और फिर सबसे बड़ा धमाका हुआ। इंस्पेक्टर राठौड़ के ऑफिस में रेड पड़ी। वहां से जो मिला वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक बड़ा सा लेजर रजिस्टर जिसमें मंडी के हर दुकानदार की वसूली की रकम लिखी हुई थी, हर हफ्ते का हिसाब किताब, और उसमें कुछ नंबर ऐसे जो सीधे आला अधिकारियों तक जाते थे। वहीं से एक पुरानी लोहे की अलमारी मिली जिसमें से कई पुराने शिकायत पत्र भी निकले, जिन्हें कभी फाड़ दिया गया था या दाखिल दफ्तर कर दिया गया था। राठौड़ को जब थाने से निकाला गया तब तक मंडी की गलियों में खबर फैल चुकी थी। लोगों की आंखों में चमक थी। अब सच में कुछ बदलेगा। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैली। एक महिला अफसर ने उजागर किया पूरे शहर का पुलिसिया नेटवर्क। टीवी पर बहस होने लगी। अखबारों की हेडलाइन बनी, काव्या सिंह, एक चेहरा जो व्यवस्था से लड़ा। लेकिन राठौड़ के चेहरे पर शर्म नहीं, गुस्सा था। उसे जब जीप में बैठाया जा रहा था तो उसने गर्दन घुमाकर देखा और कहा, ये जंग तू जीत नहीं सकती लड़की। ये जो सिस्टम है ना, ये तुझसे भी बड़ा है। लेकिन काव्या ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें उस वक्त सीधी थीं, बिल्कुल वैसी जैसी पहले दिन मंडी में थीं। लेकिन अब उनमें एक बात और थी, तसल्ली। कुछ घंटे बाद थाने में सीआईडी जांच बैठ गई। राठौड़ को सस्पेंड किया गया और उस पर सरकारी पद के दुरुपयोग, भय फैलाने, वसूली और सबूत छुपाने की धाराएं लगाई गईं। जांच दल ने पहले ही दिन उसकी हर फाइल, मोबाइल, कंप्यूटर और बैंक स्टेटमेंट जब्त कर लिए। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की चीर-फाड़ थी। और उसी शाम जब काव्या अपने सरकारी क्वार्टर लौटी तो उसे दरवाजे के बाहर एक पैकेट मिला। उस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ अंदर एक छोटा सा कागज रखा था जिस पर लिखा था, अभी तो शुरुआत है, असली खेल बाकी है, सावधान रहो अफसर। काव्या ने वह कागज मोड़कर जेब में रख लिया और मुस्कुरा दी। उसे पता था अब यह सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं रही, यह अब उसकी आत्मा की लड़ाई बन चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज ने अपने हल्के हल्के कदम शहर की दीवारों पर रखे तो काव्या सिंह पहले से ही तैयार बैठी थी। मेज पर चाय ठंडी हो चुकी थी और उसके सामने खुले फाइलों के बीच उस छोटे से कागज का टुकड़ा रखा था जो कल रात दरवाजे पर छोड़ गया था। अभी तो शुरुआत है, असली खेल बाकी है, सावधान रहो अफसर। काव्या उस लाइन को कई बार पढ़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बस एक लंबा मौन था। उसे अंदाजा था कि अब सामने जो दुश्मन है वो सिर्फ किसी एक थाने या मंडी तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसी जड़ है जिसे काटने के लिए पूरी जंग छेड़नी होगी। उसने आज सुबह भी सादे कपड़े ही पहने, कोई गाड़ी नहीं, कोई हूटर नहीं। पैदल निकल पड़ी उसी मंडी की ओर जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। कल तक जो लोग तालियां बजा रहे थे, आज उनकी निगाहें झुकी हुई थीं। कुछ ठेले खाली पड़े थे, कुछ दुकानों के सामने ताले लगे थे। जिन रास्तों पर कल सच्चाई गूंज रही थी, वहां आज फिर डर लौट आया था। काव्या जब मंडी के बीच पहुंची तो वहां सिर्फ एक आदमी मिला, रमेश, जो फूलों की छोटी दुकान चलाता था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने धीरे से पास आकर कहा, मैडम, लोग नहीं आएंगे, रात को धमकी आई है, किसी का बेटा गायब कर देंगे, किसी की बेटी को उठा लेंगे, सब डर गए हैं। काव्या ने चारों तरफ देखा। शांति देवी का ठेला भी गायब था। उसके दिल में एक टीस सी उठी। वह सीधा शांति देवी के घर पहुंची, जो मंडी के पीछे ही एक संकरी गली में थी। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर दरवाजा खुला और सामने कांपती हुई शांति देवी थीं। चेहरा सफेद, आंखें लाल, होठों पर सूखापन। बिटिया, अब तू मत आ, माफ कर, मैं गवाही नहीं दूंगी।
उन्होंने कांपते हुए कहा। काव्या ने बिना झुंझलाए धीरे से पूछा, क्या हुआ मां? शांति देवी ने अंदर बुलाया। घर में सिर्फ एक चारपाई, एक पुराना पंखा और कोने में एक थाली में रखी अधूरी रोटी। दीवारों पर नमी थी और उस घर में एक अजीब सा डर फैला हुआ था, जैसे हर ईंट कांप रही हो। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, कल रात 2 लोग आए थे। बोले कि अगर मैंने दोबारा मंडी में पांव रखा तो मेरे बेटे को स्कूल से उठा लेंगे। मेरा क्या है बिटिया, मैं तो चल बसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बच्चा। काव्या ने शांति देवी का हाथ थाम लिया। मां, तुम्हारा बच्चा मेरा भी बच्चा है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन डरने से क्या बदलता है? शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया, हम गरीब हैं, हमें कानून बाद में, रोटी पहले दिखती है। तू तो बहादुर है, तुझसे कौन लड़ सकता है, लेकिन हम जैसे लोग, हम तो बस चुप रहकर ही जीते हैं। काव्या चुप हो गई, लेकिन अंदर से कुछ दरक रहा था। उसी शाम उसने मंडी से जुड़े सभी गवाहों को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाया। जगह थी बाजार के पास की एक पुरानी धर्मशाला। वहां सिर्फ 7 लोग आए, बाकी सब ने मना कर दिया, और जो आए थे उनके चेहरों पर भी अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। काव्या ने सबको देखा और बोली, मैं जानती हूं कि आप सब डर में हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब आप डरते हैं तब वो लोग और मजबूत हो जाते हैं जो आपको डराना चाहते हैं? हर बार जब आप चुप रहते हैं तब वो एक और शांति देवी को धमकी देते हैं, एक और रमेश की दुकान जलाते हैं। एक बुजुर्ग बोला, मैडम जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे पास आपकी जैसी ताकत नहीं है। हमारा बेटा स्कूल जाता है, हमारी बेटी घर से बाहर भी नहीं निकलती अब। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? काव्या की आवाज थोड़ी भर्राई, लेकिन वह अब भी संयमित थी। मैं आपसे ताकत नहीं मांग रही, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप मेरी आंखों में देखो। क्या आपको उसमें डर दिखता है? सब चुप। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ कानून है। आपके साथ भी वही कानून है। फर्क बस इतना है कि मैंने उस कानून को डर से नहीं, हिम्मत से देखा है। तभी धर्मशाला के बाहर कुछ हलचल हुई। एक पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। 4 सादी वर्दी में अफसर बाहर निकले। उनमें से एक सीधे अंदर आया और काव्या से कहा, मैडम, मंडी में फिर से तोड़फोड़ हुई है। रमेश की दुकान जला दी गई है। वहां कुछ लोग शांति देवी को ढूंढते हुए भी पहुंचे थे, लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें भगाया। काव्या के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बस उसने वहां बैठे लोगों की तरफ देखा और कहा, अब अगर आप फिर भी चुप रहें तो याद रखिए, अगला नंबर आपका होगा। वह बाहर निकल गई। वो रात काव्या ने अपने ऑफिस में बिताई। उसने डीजीपी को कॉल किया, सीधा आग्रह किया, मुझे स्पेशल टास्क फोर्स चाहिए। ये सिर्फ लोकल लेवल की साजिश नहीं है, यहां पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, पुलिस, नेता, गुंडे और शायद अधिकारी तक। डीजीपी ने उसे आश्वासन दिया, हम दिल्ली तक ये बात पहुंचा रहे हैं। तुम जो कर रही हो वो बहुत बड़ा काम है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पहली बार मंडी में हथियारबंद पुलिस बल की तैनाती हुई। हर कोने पर कैमरे लगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मंडी में घूम रहे थे। डर के खिलाफ यह एक सीधा युद्ध था, लेकिन यह युद्ध सिर्फ पुलिस या बल का नहीं था, यह भरोसे का था। और तभी उसी भरोसे का बीज फूटा। अगले दिन मंडी की सुबह किसी युद्ध भूमि से कम नहीं थी। बाजार में तैनात जवानों की वर्दियों पर धूप की किरणें पड़ रही थीं, जिससे उनकी मौजूदगी और अधिक प्रभावशाली लग रही थी। हर नुक्कड़ पर एक सशस्त्र सिपाही तैनात था। कैमरे लगे थे और पुलिसिया निगरानी इतनी गहरी थी कि वहां से उड़ती हर मक्खी का भी हिसाब रखा जा रहा था। लेकिन इस तमाम बंदोबस्त के बावजूद मंडी में सन्नाटा पसरा था। ना आवाजें, ना ग्राहक, और ना ही वो चहल पहल जो इस बाजार की जान होती थी। डर अब भी वहां मौजूद था। उसने अपने रंग बदले थे, लेकिन जड़ से उखड़ा नहीं था। काव्या सिंह आज कुछ अलग योजना के साथ आई थी। उसने तय कर लिया था कि अगर सिस्टम की दीवारें लोगों की जुबान पर ताले लगा रही हैं, तो उन ताले को खोलने के लिए कानून नहीं, हिम्मत की चाबी चाहिए। और वह चाबी तभी मिलेगी जब डर को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, लेकिन डराकर नहीं, खड़े होकर। इस बार काव्या के साथ न वर्दी थी, न ही स्कूटी, बल्कि एक सीधा मंच, एक माइक और दर्जनों मीडिया रिपोर्टर थे।
मंडी के बीचों बीच नगर निगम की पुरानी चबूतरी पर एक छोटा सा मंच खड़ा किया गया। उसके पीछे एक पोस्टर था जिसमें लिखा था, सिर्फ एक आवाज, डर के खिलाफ। काव्या मंच पर पहुंची, माइक उठाया, कैमरे ऑन हो चुके थे, रिपोर्टर लाइव थे और भीड़ अब भी सीमित थी लेकिन जमी हुई थी। कुछ दुकानदारों ने पर्दे के पीछे से झांकना शुरू कर दिया था। कुछ महिलाओं ने दूर से आकर कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया था। काव्या ने अपनी सांस ली और बोली, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये अफसर रोज रोज मंडी में क्या कर रही है। क्या किसी महिला अफसर का यही काम है कि वो ठेले वालों के लिए भाषण दे? क्या उसे अपने ऑफिस में बैठकर फाइलें नहीं निपटानी चाहिए? शायद हां, लेकिन जब सिस्टम की फाइलों में इंसान नहीं दिखते तब अफसर को गलियों में उतरना पड़ता है। और मैं आज एक अफसर नहीं, एक इंसान बनकर आई हूं। उसने रुककर चारों ओर देखा। भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। कल रात रमेश की दुकान जली, शांति देवी को धमकी दी गई। एक महिला जिसने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए गवाही दी थी, उसे अब घर से निकलने में डर लग रहा है। और बाकी लोग, आप चुप हैं। मैं समझती हूं आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, घर, बच्चे, ठेले, दुकानें। लेकिन अगर आप डर कर चुप रहेंगे तो जो बचा है वो भी धीरे धीरे छीना जाएगा। याद रखिए, एक डर दूसरी लूट को न्योता देता है और एक आवाज कई बंद दरवाजों को खोल सकती है। एकदम सन्नाटा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैडम, मैं बोलूंगी। सबकी नजरें घूमी। वो शांति देवी थीं। उनकी चाल धीमी थी लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने माइक थामा और कांपती आवाज में बोली, मैं एक विधवा हूं। मेरे पास ना दौलत है ना रिश्तेदार, लेकिन एक बात है, आत्मसम्मान। जब मैंने देखा कि एक पुलिस वाला मेरी सब्जी उठाकर पैसे दिए बिना जा रहा है और जब एक लड़की जिसे मैं नहीं जानती थी मेरे ठेले के पीछे खड़ी होकर उस पुलिस वाले से टकरा गई, तो मुझे लगा शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी बोलें। हां, मैं डर गई थी। मेरे बेटे को धमकी मिली, लेकिन मैं अब नहीं डरती। मैं गवाही दूंगी। वह भीड़ में लौट गई, लेकिन उस क्षण के बाद जो हुआ वो अद्भुत था। भीड़ में से एक और दुकानदार आया। मैंने भी देखा था मैडम, मैं भी बयान देने को तैयार हूं। फिर एक महिला, मेरे ठेले से भी वसूली होती थी। हर मंगलवार को राठौड़ के आदमी आते थे, मुझे सब याद है। फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी दरोगा ने। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। भीड़ अब आवाज बन चुकी थी। मंच पर लोग चढ़ने लगे। माइक खुला था और हर गवाही एक पत्थर बनकर उस डर की दीवार पर फेंकी जा रही थी जो वर्षों से इस बाजार को कैद किए हुए थी। काव्या ने उन सब के बयान तुरंत उसी वक्त लिखवाए। मीडिया लाइव चला रही थी। चैनलों की हेडलाइन बन चुकी थी, डर के खिलाफ बाजार की गूंज। ट्विटर, फेसबुक और न्यूज पोर्टल्स पर तस्वीरें वायरल हो गईं। एक महिला अफसर मंच पर खड़ी और उसके सामने खड़े आम लोग, जो अब आम नहीं रहे। वो अब साक्षी थे उस बदलाव के जिसे कल तक असंभव माना जाता था। उसी शाम काव्या ने एक नई फाइल तैयार की, वसूली नेटवर्क का विस्तृत विवरण। इसमें न सिर्फ भीम सिंह और राठौड़ का नाम था, बल्कि उन अफसरों की सूची भी थी जो हर हफ्ते इस मंडी से बंधी हुई रकम लेते थे। नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खातों की डिटेल, सब इकट्ठा कर लिया गया था। हर गवाही के नीचे हस्ताक्षर थे, वीडियो फुटेज थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। वह फाइल लेकर वह सीधे सीएम हाउस गई। मुख्यमंत्री से मिलना आसान नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कौन आना चाहती है और किस मामले में, तो उन्होंने विशेष रूप से समय दिया। मुख्यमंत्री के सामने काव्या ने फाइल खोली। सर, यह सिर्फ मंडी की रिपोर्ट नहीं है, ये उस बीमारी की रिपोर्ट है जो हर जिले में है। अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों को यही डर विरासत में मिलेगा। मुख्यमंत्री ने फाइल देखी, चुपचाप पढ़ते रहे, फिर सिर उठाया और बोले, आपका ट्रांसफर हो सकता है काव्या, ऊपर तक बात जाएगी। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा सर, लेकिन सिस्टम से नहीं, गुनहगारों को। मुख्यमंत्री ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोले, आपकी बात का असर पूरे राज्य में दिखेगा, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूं। और उस शाम एक और चमत्कार हुआ। राज्य सरकार ने मंडी के हर दुकान पर कैमरा लगाने का आदेश दिया। पुलिस विभाग में विशेष टीम गठित की गई जो मंडियों, बस अड्डों
और रेलवे स्टेशनों से वसूली की जांच करेगी। 3 और दरोगाओं को निलंबित किया गया और राठौड़, उसे जेल से बेल नहीं मिली, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसका नाम अब उन अफसरों की सूची में जुड़ चुका था जो गिरने के बाद इतिहास बनते हैं। और उसी रात शांति देवी ने अपनी गली में फिर से ठेला खड़ा किया। इस बार उसके बेटे ने सब्जी सजाई और पहली बार उस बाजार में डर के बिना सुबह हुई। मंडी अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले हुआ करती थी, जहां पहले हर दुकान के पीछे एक छाया खड़ी रहती थी, डर की, धमकी की और चुप्पी की। वहां अब चहल पहल थी, लेकिन एक नई किस्म की। दुकानदारों की आंखों में अब भी सतर्कता थी, लेकिन अब वह सतर्कता गुलामी की नहीं, सजगता की थी। लोग अब हर ग्राहक को पहचान कर सौदा देते थे, हर पुलिस वाले की मौजूदगी पर नजर रखते थे और हर चेहरे की भाषा पढ़ने की कोशिश करते थे। पर इन सबके बीच एक सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उस मंडी में एक नाम बार बार लिया जाने लगा था, काव्या मैडम। आईपीएस काव्या सिंह अब एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थीं। एक उम्मीद का, एक विरोध का, एक भरोसे का। लेकिन वह जानती थी कि असली सफाई अभी अधूरी है। जो लोग मंडी में डर फैला रहे थे, वो अब मंडी के बाहर जाकर अपनी साजिशों को हवा दे रहे थे। राठौड़ जेल में था, लेकिन उसका नेटवर्क अभी जिंदा था। भीम सिंह पर केस चल रहा था, पर जिन लोगों ने उसकी रक्षा की थी, वो अब पर्दे के पीछे से हमले की तैयारी कर रहे थे। एक रात जब काव्या अपने सरकारी निवास पर थी, तो एक गुप्त सूचना मिली। मैडम, राठौड़ का भतीजा जो मंडी में पैसों का हिसाब संभालता था, वो गायब है। उसके पास एक बही खाता है जिसमें वसूली के तमाम नाम, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर दर्ज हैं। अगर वह फाइल मीडिया या किसी कोर्ट तक पहुंची, तो कई बड़े अधिकारियों के नाम उजागर हो जाएंगे। काव्या तुरंत हरकत में आई। उसने एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स को आदेश दिया, उस आदमी को जिंदा पकड़ो, वो इस सिस्टम का चाबी वाला है। अगली सुबह शहर के बाहरी इलाके से उस आदमी को गिरफ्तार किया गया। वह भागने की कोशिश में था, लेकिन एसटीएफ ने समय रहते उसे दबोच लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने सब उगल दिया। राठौड़ ने उसे पहले ही सावधान कर दिया था। अगर मैं जेल गया तो तेरे पास जो फाइल है वो हर कीमत पर छुपा ले। लेकिन लड़के ने वह फाइल बेचने की कोशिश की, जिससे वह पकड़ा गया। काव्या के हाथ वो बही खाता लगा और उसमें जो लिखा था वह देखकर वह कुछ देर तक बैठी रही, चुप, गहरी और बेजान। फाइल में शहर के आधे पुलिसकर्मियों के नाम थे। कितने ने कितने पैसे लिए, कितने ने वसूली की, किसके कहने पर किसकी दुकान उजाड़ी गई और यहां तक कि किस दुकानदार को कब धमकाया गया। वह फाइल अब एक सबूत नहीं, एक विस्फोट थी। काव्या ने फाइल को सीधा डीजीपी ऑफिस भेजा। इस बार उसका स्वर सीधा था, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट को यह फाइल भेज दूंगी। मैं जानती हूं यह सिस्टम भीतर से सड़ चुका है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस रास्ते में मेरा क्या होगा, लेकिन अब यह जंग मेरी नहीं, उस हर आदमी की है जो कानून को कानून की तरह देखना चाहता है, हथियार की तरह नहीं। डीजीपी ने पहली बार चुपचाप हामी भरी। हमारी नजर में अब यह राज्य स्तर की जांच बन चुकी है। एक विशेष जांच दल बनाया जाएगा जो मंडी से शुरू होकर पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था की जांच करेगा। इस आदेश के साथ ही गिरफ्तारियां शुरू हुईं। मंडी के बाहर तैनात 3 सिपाही, जो राठौड़ के इशारे पर दुकानदारों से महीना वसूलते थे, गिरफ्तार। ट्रैफिक इंचार्ज जो सब्जी के ट्रकों से हफ्ता वसूलता था, निलंबित। थाने में बैठा वह बाबू जो गवाही देने वालों की शिकायतें दबाता था, सस्पेंड। और फिर एक और नाम जुड़ा, ईएसपी सुधीर, जो अब तक पर्दे के पीछे से इन सबको बचाता आ रहा था, उसका नाम भी फाइल में दर्ज था। उसे भी जांच में शामिल किया गया। मंडी के लोग अब इस कार्रवाई को देख रहे थे जैसे कोई सपना साकार हो रहा हो। रमेश, जिसकी दुकान कभी जलाई गई थी, अब मंडी के सुरक्षा समिति का सदस्य बन चुका था। शांति देवी के बेटे को जिला प्रशासन की ओर से विशेष छात्रवृत्ति मिली थी और मंडी की हर दुकान पर अब सरकारी निगरानी कैमरे लगे थे जो सीधे जिला मुख्यालय से जुड़े थे। एक दोपहर जब मंडी में बाजार पूरी तरह से सज चुका था, काव्या अचानक बिना सुरक्षा के वहां पहुंची। इस बार कोई शोर नहीं, कोई भाषण नहीं।
वह सीधे शांति देवी के ठेले पर गई और बोली, आज चाय पिलाओगी मां? शांति देवी हंसी। आज तो मैं अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी बिटिया, और साथ में पकौड़े भी। तुझ जैसी बेटी को तो भगवान सबको दे। काव्या ने ठेले के पास रखे पटिये पर बैठकर चाय ली। सादा, लेकिन गर्म और दिल से भरी हुई। सामने दुकानें सजी थीं, ग्राहक थे, बच्चे दौड़ रहे थे, और हवा में जो सुगंध थी वह सिर्फ धनिया और टमाटर की नहीं थी, वह भरोसे की थी, इज्जत की थी और एक नई व्यवस्था की थी। वहीं एक कोने में खड़ा एक नौजवान अपने मोबाइल से फोटो खींच रहा था। ये है असली बदलाव की तस्वीर। जब एक अफसर जनता के साथ बैठकर चाय पिए तो समझो शासन सही दिशा में है। मंडी अब केवल एक बाजार नहीं थी, वह अब एक क्रांति का प्रतीक बन चुकी थी। वक्त बदल चुका था, लेकिन मंडी की मिट्टी में अब भी उस संघर्ष की खुशबू बाकी थी। जहां कभी डर के कदम चलते थे, वहां अब आत्मसम्मान की चहलकदमी थी। मंडी के पुराने खंभे अब भी वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी परछाइयों में अब गुलामी नहीं, गर्व छुपा था। दुकानदारों के चेहरों पर अब तसल्ली थी, बच्चों की हंसी अब खुलकर गूंजती थी, और सबसे बड़ी बात, पुलिस की मौजूदगी अब डर नहीं, सुरक्षा का संकेत बन गई थी। शांति देवी का ठेला अब एक कोने से हटकर मंडी के बीचों बीच आ चुका था, जैसे उसकी कहानी अब मंडी की धड़कनों का केंद्र बन गई हो। ठेले पर अब लकड़ी की छतरी थी, और उसका बेटा अब रोज अपने स्कूल से लौटकर मां की मदद करता था। वहीं पटिये के बगल में एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, ये ठेला उस महिला का है जिसने डर के खिलाफ पहली गवाही दी। हर ग्राहक उस बोर्ड को पढ़ता और एक पल के लिए रुककर मुस्कुरा देता। काव्या अब पहले जैसी नहीं रही थी, उसके बारे में अखबार लिख चुके थे, मीडिया ने शो बना दिए थे, नेताओं ने भाषणों में उसका नाम लिया था, लेकिन वो जानती थी कि असली पहचान ना पद में होती है, ना पोस्टरों में। वो बनती है तब जब कोई शांति से लड़कर एक व्यवस्था की नींव हिला दे। एक दिन सादे कपड़ों में काव्या मंडी पहुंची। इस बार कोई पुलिस दस्ते नहीं, कोई कैमरा नहीं, वह अकेली थी, एकदम वैसे ही जैसे पहले दिन आई थी। सिर्फ फर्क इतना था कि अब लोग उसे पहचानते थे, आंखों से, दिल से और अपने बदलाव की कहानियों से। वो सीधी शांति देवी के पास गई। उस दिन शांति देवी एक नई चाय की केतली लाई थीं, चमचमाती हुई, पीतल की। काव्या ने मुस्कुराकर पूछा, मां, आज फिर तेरी चाय पीने आई हूं? शांति देवी ने हंसते हुए कहा, बिटिया, आज तो तुझसे जिद करके पिलाऊंगी। तूने मेरी दुनिया बदल दी। ये केतली इसी मंडी वालों ने चंदा करके दिलवाई है। कहा कि जिसकी वजह से हमारी दुकानें बचीं, उसे रोज सबसे पहले चाय मिलनी चाहिए। काव्या पटी पर बैठ गई। चाय की भांप उठ रही थी और आसपास के ठेले वाले उसे देख मुस्कुरा रहे थे। एक छोटे बच्चे ने आकर उसके पैर छुए। मां कहती हैं, आप हमारी भगवान हो। काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, भगवान नहीं बेटा, बस कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा कम डरता है। तभी मंडी के कोने से रमेश आता है, फूलों की टोकरियां लिए। उसने एक सफेद मोगरे का गजरा काव्या को थमाया और बोला, मैडम, आज कोई रिश्वत नहीं है, ये सिर्फ इज्जत है, कबूल कर लीजिए। काव्या ने गजरा हाथ में लिया और बहुत देर तक उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, बदलाव सिर्फ फाइलों से नहीं आता रमेश। बदलाव तब आता है जब कोई ठेला अकेला खड़ा हो और फिर उस ठेले के पीछे सैकड़ों ठेले आ खड़े हों। रमेश ने कहा, अब कोई अकेला नहीं है मैडम, अब ये मंडी हम सबकी है। उसी दिन दोपहर में जिला कलेक्ट्रेट से एक आदेश आता है, शहर के हर मंडी क्षेत्र में गवाह सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। सभी शिकायतकर्ताओं को विशेष सुरक्षा, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और नियमित पुलिस निगरानी मिलेगी। यह एक कागज नहीं था, यह उस क्रांति की मुहर थी जो काव्या ने सादगी, साहस और संयम से रची थी। कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने एक विशेष प्रेस वार्ता की। राज्य के सभी जिला पुलिस प्रमुख अब हर महीने में एक दिन सादे कपड़ों में बिना बताए बाजारों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण करेंगे। यह आदेश आईपीएस काव्या सिंह की पहल से प्रेरित है। काव्या को राज्य पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया, लेकिन जब उससे पूछा गया, मैडम, आपको कैसा लग रहा है ये सब देखकर, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर उस दिन शांति देवी मुझसे ठेला संभालने को ना कहती
तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारी जनता को वर्दी से डर नहीं, सहारा चाहिए। उस दिन सिर्फ एक ठेले की रखवाली नहीं थी, वो मेरे अफसर होने की पहली परीक्षा थी। पत्रकार ने पूछा। और आपने उस परीक्षा में क्या सीखा? काव्या ने जवाब दिया कि जनता की सेवा सिर्फ कुर्सी से नहीं होती। सेवा तब होती है जब एक अफसर वर्दी उतारकर उन गलियों में उतरता है जहां नाम नहीं, सिर्फ दर्द होते हैं, जहां कानून किताबों में नहीं, लोगों की आंखों में होना चाहिए। बातें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन मंडी की कहानी अब भी चल रही थी, जैसे हर दिन एक नया पन्ना जुड़ रहा हो। कुछ समय बाद एक और मंडी से किसी और दरोगा के खिलाफ शिकायत आती है, और फिर किसी जिला मुख्यालय में कोई महिला अफसर सादे कपड़ों में उस मंडी में जाकर चुपचाप बैठ जाती है, ठेले के पीछे, सब्जी बेचते हुए। क्योंकि अब बदलाव सिर्फ नारे नहीं था, वह एक चलती हुई लहर थी जो एक कप चाय से शुरू हुई थी और अब पूरे राज्य में इज्जत की खनक बन चुकी थी।